चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैट्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब हमें कैसे करना है। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से शो करेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हम लोग डिस्प्ले जो डेटा है ग्राफिकली कर सकते हैं, लाइक हिस्टोग्राम है, स्टेम प्लॉट है, अलग अलग चार्ट स्टाइल है, ठीक है ना। They recognize, describe and calculate the measure of location data, that is quartile and percentile. फिर recognize, describe and calculate the measure of center of data, mean, median, mode पढ़ेंगे। यानी कि पहले तो हम हिस्टोग्राम और कुछ चार्ट के थ्रू डेटा को डिस्क्राइब करेंगे, फिर उस डेटा का हमें अगर मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, या फिर परसेंटाइल और क्वार्टाइल निकालना है, उसको किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है, उसको डिस्क्रिप्शन कैसे कैसे से डिस्क्राइब करना है, वो हम लोग देखेंगे। इसके बाद वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे और रेंज पढ़ेंगे। तो ये ऑल कैलकुलेशन, इसमें फार्मूलाज होते हैं और इसको आपको सॉल्व करके यू हैव टू कैलकुलेट थ्रू दी फार्मूलाज। तो क्वार्टाइल के फार्मूले हैं, परसेंटाइल के, मीन, मीडियन, मोड, फिर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज के फार्मूले आपको करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा पूरा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी दी हुई, ये पढ़ लेना। मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब बता दिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ के टाइप्स यानी कि डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्टिव फील्ड में आ गए हम लोग कि डेटा को डिस्क्राइब कैसे करना है। ठीक है, बार ग्राफ के थ्रू या स्टेम एंड लीफ ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो वन सिंपल ग्राफ इज गिवन फॉर यू, इट इज़ स्टेम एंड लीफ ग्राफ और स्टेम प्लॉट बोलते हैं। तो ये ग्राफ कैसे होता है देखो, लाइक यू, आपको एक ऐसे डेटा दिया हुआ है और डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, स्टूडेंट स्प्रिंग विकेट क्लास स्कोर दिया हुआ है, किसी के मार्क्स दिए हुए हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो 33, 42, 49, तो ये आपके किसी सब्जेक्ट, किसी इसके रिपोर्ट कार्ड के मार्क्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको डेटा मेंटेन करना है। तो यहाँ पे देखो, रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि थर्टीज़ में कितने नंबर हैं, 33 ओनली। फोर्टीज़ में 42, 49, 49 है। फिफ्टीज़ में 53, 55, 55 है। देन यहाँ पे देखो आप, हाँ, ये मैं ये पढ़ रहा हूँ। सिक्सटीज़ में 61, 63, 67 है, 68 है, 69 है, 69 है। फिर सेवेंटीज़ में कुछ है। तो देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे किया डेटा को, थ्री, मतलब आप लीफ, आपने स्टेम दे लिया थ्री, उसका लीफ क्या है, थ्री, मतलब दैट इज 33, है ना। 3 एंड 3 33। फिर फोर का देखो, स्टेम मेन है फोर्टीज़ ना, फोर मैंने यहाँ पे समझो एक टेंथ प्लेस ली है, फोर। तो 42, मतलब पीछे पहले टू लिखा है ना, फिर 49, फिर फोर, इसकी लीफ देखो दो है फोर की, फोर जो टेंथ प्लेस में है। तो 42, 49, 49, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्टीज़ में तीन डेटा है, थर्टीज़ में ओनली वन डेटा है। इसी तरफ फाइव का देखो, स्टेम फाइव दिया हुआ है, तो 53, 55 एंड देन अगेन 55, है ना। तो फाइव के साथ थ्री जोड़ 53, 55। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो फिफ्टीज़ में जो डेटा है वो तीन डेटा है। कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना होता है स्टेम और लीव स्टाइल में। ठीक इसी तरह से इसका देखो 61, 63, 67, 68, 68, 69, 69। फिर सेवेंटीज़ में कितने डेटा है, चार डेटा है। ऐसे दिख रहा है साफ, मतलब एक सिंगल व्यू में ही आपको ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ये, कि किस तरह के वो इन वन ग्लांस डेटा आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेवेंटीज़ में समझ में आ गया कि सेवेंटीज़ में चार डेटा है, 72, 73, 74, 78। तो अब देखो,
अगर वैसे नंबर लिखते हैं हम लोग तो थोड़ा बड़ा दिखने में बहुत बड़ा होता है, और ग्लांस करने में उतना ईजी नहीं होता। 72, 73, 74, है ना, 78। तो इट्स बेटर कि हमने क्या किया कि डेटा को ऐसे लिख दिया, 7 को यहाँ पे लिखा, सिर्फ 7 को यहाँ लिखा, और 7 के जो यूनिट प्लेस थी उसको यहाँ लिख दी। तो इससे क्या हो गया कि और इजी समझ में आने लगा, समझने में इजी लगने लगा कि 72, 73, 74, 78, इट्स लाइक दैट। तो ये इसको बोलते हैं स्टेम प्लॉट या स्टेम लीफ डेटा, ठीक है, ग्राफ। तो इसमें डेफिनेटली जो भी आपको डेटा गिवन होगा असेंडिंग ऑर्डर पे आप लगा लेना, उसके बाद आप ये स्टार्ट करना, ठीक है। ये उसी के ही ये है, एक्सरसाइज है, ये आप कर लेना, डेटा को अरेंज करना। और उसके बाद क्या करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी के ग्राफ दिए, और डायरेक्ट एक्सेल से आप कन्वर्ट कर सकते हो इस ग्राफ को। ये बार ग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ आपको पता ही है, ठीक है। तो जब ये एक्सेल पे आप टाइप करोगे पूरा, तो उसके बाद डायरेक्ट आप है ना बार ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बार ग्राफ मैंने एक्सेल के और भी लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं, तो वो बहुत ज़रूरी लेक्चर्स हैं, उसको थोड़ा अच्छे से आप कर लीजिएगा। खासकर लेक्चर 6, 7 के बाद से 14, 15 तक के जो मैंने पार्ट दिए हुए हैं उसको आप करिए, ठीक है। आगे सारा एक्सेल का वर्क है, इसलिए उसका एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ हिस्टोग्राम में ये फ़र्क है कि हिस्टोग्राम जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखो, हिस्टोग्राम में जो बार होते हैं ना, ये एक तो क्लोज होते हैं, मतलब आपस में अटैच होते हैं बार, ओके। ये पिलर्स हैं। अब बार ग्राफ में नीचे जो होते हैं वो कैटेगरी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड पे भी न्यूमेरिकल हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको प्रॉपर समझना है, वैसे ये आना चाहिए आपको, फिर भी अगर आपको समझना है तो इसके लेक्चर्स अलग से हैं मेरे पास, कि बार ग्राफ कैसे बनाना है या फिर कॉन्टीन्यूअस डेटा में रेंज कैसे तैयार करना है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि सारा ऑल डेटा दिया हुआ है, पूरा डेटा है ना इंडिविजुअल फॉर्म में दिया हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है आपको कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में, कि आप देखना 60 के 65 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेना 1 2 3 4 5 जितने भी है काउंट करके, है ना। तो 60 से 65 में आप कौन से नंबर काउंट करोगे, 60 करोगे, 61, 62, 63, 64 करोगे। 65 नहीं लोगे, हाई रेंज नहीं लेते, क्योंकि 65 से 70 आप यहाँ पर 65 काउंट करने वाले हो। तो 65, 66, 7, 8, 9, इसे 69 तक करोगे, 70 यहाँ नहीं करोगे। फिर उसकी फ्रिक्वेंसी बनाते रहना, क्लास 7, 8 में सब किया ही हुआ है सब चीज़ें, तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ना कि जो डेटा है कुछ इस तरीके से है कि लोवेस्ट जो डेटा है 60 है, और हाईएस्ट डेटा 74 है। तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे, इसका कॉन्टीन्यूअस फॉर्म कैसे लोगे। तो 60 से 61 लोगे, फिर 61 से 70 लोगे, 71 से 72 लोगे, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो प्रिसाइस वैल्यू कहाँ तक जाना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, कि कितना एक्यूरेट वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए यहाँ पे एक दिया हुआ है कि अगर आपको और प्रिसाइस वैल्यू चाहिए, तो स्मॉलेस्ट डेटा वैल्यू 60, सिंस the data with most decimal places has one decimal, for instance 61.5, we want our starting point have two decimal places in the number 0.5, 0.5, 0.5 etc। तो आप कितने डेसिमल ले रहे हो, कितनी प्रिसाइस वैल्यू ले रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेटा कितना कितना एक्यूरेट चाहिए।
तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 0.05 को 60 से माइनस कर दिया तो 5.95 आ गया, 5.95 आ गया, विच इज़ मोर प्रिसाइज दैन 61.5। ठीक है ना। तो 1 डेसिमल प्लेस, तो डेसिमल प्लेसेस आप कितना ले रहे हो वो डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 0.05 यानी टेंथ प्लेस से हमने डेसिमल टेंथ प्लेस ले रहे हैं। ठीक है ना। तो टेंथ क्या, 100 प्लेस ले रहे हैं एक्चुअली में, ये टेंथ हुआ, ये 100 हुआ, 100th। ठीक है ना। और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू ले लिया 74.05, ये एंडिंग वैल्यू ले लिया, और स्टार्टिंग वैल्यू 9.95 ले लिया, जिससे कि डेटा हमारा एक्यूरेट बने, मतलब और प्रिसाइज वैल्यू बने। ठीक है ना। तो देखो ये रेंज आ गई है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये रेंज हो गया। ठीक है ना। 14.1। तो नेक्स्ट, कैलकुलेट विद ऑफ ईच बार और क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल जो होगा, जो दो डेटा मतलब कॉन्टीन्यूस में वहाँ लोअर और हायर जो रेंज होती है उसके बीच का जो गैप होता है वो होता है क्लास इंटरवल। तो या या आप बोल सकते हो विद बोल सकते हो। तो कैलकुलेट दिस विद, सबट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बार, यू मस्ट चूज दी नंबर ऑफ बार यू डिज़ायर। तो पहले आप रेंज निकाल लोगे, हमने रेंज निकाला, बाद में टोटल नंबर ऑफ बार्स कितने हैं। ठीक है, आपने कितने कितने आपने गैप लिए हुए हैं टोटल। तो टोटल शायद यहाँ पर आप 8 बन रहे होंगे, वो आप गिन लेना कितने बन रहे हैं। 59.95 से 74.05 में कितने बन रहे हैं वो आप देख लेना। तो 8 ये बन रहे हैं, तो डिवाइड बाई 8 करके 1.76 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आपको समझेगा कि बाउंड्रीज आपको कैसे लेनी है। आपने जो क्लास लिमिट ली है वो दो की ली हुई है, क्योंकि 1.76 समथिंग आ रहा है ना यहाँ पर, तो आपने 2 ले लिया बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, 2 ले लिया। तो ये रेंज बन रही है आपकी 59.95 से 61.95, 61.95 से 63.95, फिर 65.95। तो इस तरह आपने कितना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, मतलब 8 ही हो रहा है ना, वो एक एक इसका एक रेंज ऐसे पकड़ेंगे ना, 8 हो रहे हैं। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। फिर आपने नीचे क्या करना है, नीचे देखो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में यही फ़र्क है। हिस्टोग्राम में नीचे है ना कॉन्टीन्यूस डेटा रहता है, जो रेंज होती है ना, जो गैप होता है वो नीचे होता है, एक्स एक्सिस में होता है। बार ग्राफ में तो कैटेगरी होती है कि इंग्लिश में कितने नंबर आए, हिंदी में कितने नंबर आए, ये होती कैटेगरी बार ग्राफ में। और जो हिस्टोग्राम में होता है वो फ्रिक्वेंसी टेबल होती है। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस जो जो कॉन्टीन्यूस है ना, 10 से 20, 20 to 30, वो नीचे है ना उसकी रेंज, मतलब वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म, वो ग्रुपिंग दी होती है, और ऊपर उसकी फ्रिक्वेंसी दी होती है वाई में। जैसे कि 59.95 से 61.95 कितना, कितना ये है डेटा, तो ये है 0.05। ठीक है ना। ये आपको चेक करना पड़ेगा, उधर जाके देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आप बनाकर डायरेक्ट एक्सेल से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से आपको काउंटिंग करना पड़ेगा डेटा को, कि 59.95 से 61.95 कितने नंबर्स आ रहे हैं, आपको पूरा काउंटिंग करना पड़ेगा। और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, फ्रिक्वेंसी नहीं निकालना है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने आपको इससे पिछले वाले में बताया था कि डिवाइड करना होता है। टोटल कितने डेटा, टोटल 8 है ना, 8 है, कितने हैं देख लेना, तो उससे उसको डिवाइड करना होता है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। इससे पहले वाले सेकंड पार्ट में शायद मैंने बताया है, इससे पहले चैप्टर के, तो वो आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में हम लोग क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। तो जैसे आपको ये डेटा दिया हुआ है, और ये तो कॉन्टीन्यूस मतलब पूरा ग्रुप दिया हुआ है, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5। ठीक है।
तो इस बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। इस बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। इस बीच में कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। अब आपको करना क्या है, अगर पॉलीगॉन बनाना है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो CF बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना ज़रूरी है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाना ज़रूरी है। तो 5, पहला नंबर लिख दो। 5 + 10 15, 15 + 30 45, 45 + 40 85, 80 + 5 + 15 100। तो ये 100 CF का जो लास्ट नंबर, ये 100, और इसका जो टोटल है ये भी 100 होना ज़रूरी है। तो मतलब आपने ठीक से कैलकुलेट किया है। ओके, तो CF बना लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, एक्सेल में आपका ये बन जाएगा। क्या ही दिक्कत है आपको? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। और यहाँ पे इसी तरह 2 डेटा का दिया हुआ है, तो अ, अ, देख लेना, 2 लोगों का डेटा दिया हुआ है, 2 अलग अलग चार्ट दी हुई है। तो जब दोनों सेलेक्ट करोगे तो दोनों इस तरह आ जाएगा। ये ब्लू वाला, पर्पल वाला एक आ गया, और ग्रीन वाला दूसरे वाले का डेटा आ गया। 2 लोगों का स्कोरिंग हो गई, या जो भी वो डेटा हो गया 2 लोगों का, तो वो आ जाएगा। ठीक है, टाइम सीरीज़ में भी आप देखोगे कि एक्सेल में जाओगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको ये डेटा, मतलब चार्ट में जाओगे तो ये आप जिस तरह भी चार्ट लोगे, वो चार्ट में वो पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये पूरा डेटा आपको गिवन है, तो उसको चार्ट में सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। नहीं आएगा तो पर्टिकुलर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार के पूछ लेना, या पेज नंबर आप मुझे बता देना, तो मैं बता दूंगा। फिर क्वार्टाइल और परसेंटाइल क्या होते हैं? परसेंटाइल मतलब आउट ऑफ 100, क्वार्टाइल जो होता है आउट ऑफ, मतलब 4 रेंज जो होती हैं, क्वार्टाइल होता है। जैसे कि 20 डेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20, अभी 20 का फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा? 4 5 सॉरी 5 होगा, है ना। अगर उसको 4 पार्ट में बांटे, क्वार्टाइल मतलब 4 डेटा को 4 पार्ट में बांटना, तो Q1 हो गया। फिर जो Q2 होगा वो 10 होगा, वो इसे मीडियन भी कहेंगे हम, है ना। Q3 होगा वो 15 होगा। ठीक है ना। तो इस तरह Q1, फिर ये मीडियन हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा। तो 20 को इस तरह बांटा है हमने। 20 तो लास्ट है ही डेटा। अब परसेंटाइल का मतलब होता है 100 पार्ट में बांटना। परसेंटाइल मतलब 100 पार्ट में बांटना। ठीक है ना। जैसे कि 20 है डेटा, उसका परसेंटाइल निकालना है हमें, तो 20 का परसेंटाइल क्या आ जाएगा? 0.02 आएगा। ठीक है, इसका परसेंटाइल मतलब 100 जो पार्ट है उसका। तो कुछ इस तरीके से आपको करना होता है। बाकी मीडियन आपको मालूम है, मीडियन में आप क्या करते हैं, इवेंट डेटा होता है, ऑड होता है। अगर आपको इसके अलग से लेक्चर चाहिए तो मुझसे आप मांग लेना, क्योंकि यहाँ पर इस तरह एक्सप्लेन करना स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो उतना आपको समझ में आएगा नहीं। तो अगर आपको मीडियन, क्वार्टाइल और मीन, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझना है, उसका कैलकुलेशन, उसके फॉर्मूलेज, तो उसके लेक्चर्स आपको अलग से करने पड़ेंगे। ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको, इंटर क्वार्टाइल क्या होता है, देखो थर्ड क्वार्टाइल मैंने बता दिया Q3, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 में ये मैंने बता दिया। और इंटर क्वार्टाइल क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल होता है आपका Q3 - Q1, है ना। मतलब जो मैंने 20 के 3 टुकड़े किए थे, तो एक 5 क्या आया था? Q1 आया था। 15 क्या आया था? Q3 आया था। ठीक है ना। तो 15 - 5 वो आपका होता है इंटर क्वार्टाइल। ये सारे निकाल लेना आप। देखो ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी अलग हो गया, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी अलग बात हो गई, दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में 1 में तोड़ते हैं आउट ऑफ जितना टोटल होता है। जैसे फ्रिक्वेंसी को गिनना, 12 + 14 + 10 + 4 कितना हो रहा है? देख लो ज़रा, 26 36 40 हो रहा है। तो अभी क्या करोगे आप? 40 हो रहा है, देख लो। 28, हाँ 40 हो रहा है। एक मिनट,
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है। तो अब इसका रिलेटिव 12 का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है और टोटल ये डेटा कितना हो रहा है, 40 हो रहा है टोटल जब आप करोगे। तो क्या अब इसको फ्रिक्वेंसी को तुम्हें रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ करोगे 12 डिवाइड बाई 40, यहाँ करोगे 14 डिवाइड बाई 40। ठीक है, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा। और इन सब का देखना, इन सब का आंसर है ना 1 होना ज़रूरी है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब आपने कैलकुलेट ठीक से किया है। इसके बाद सी एफ निकालना है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का, तो ये तो पता ही है आपको कि पहला डेटा ऐसे लिखेंगे, बाद में प्लस करके करते जाएंगे। तो देखो वन आंसर आया कि नहीं आया। तो ठीक है, उसके बाद में आप चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। एक देखो एक और नया यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। इफ़ यू वर If you were to do a little research, you would find several formulas to calculating the kth percentile. किसी पर्टिकुलर डेटा का परसेंटाइल निकालना है। Here is one of them. K हो गया kth परसेंटाइल, इट में नॉट बी पार्ट ऑफ द डेटा। I हो गया इंडेक्स, उसका रैंकिंग और पोजीशन। इंडेक्स का मतलब मालूम होना चाहिए, रैंकिंग होती है। और n हो गया टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो अब हमें इंडेक्स निकालना, मतलब किसी डेटा की रैंकिंग निकालना है, पोजीशन किस पोजीशन पर है। तो ये इसका फॉर्मूला है, के अपॉन 100 अपॉन n+1। एन इज़ वॉट, एन इज़ द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेटा। ठीक है ना। और के क्या है, के उसका परसेंटाइल है उस डेटा का। तो इससे इंडेक्स आ जाएगा कि वो जो डेटा है उसका रेंज, उसकी रैंकिंग कितनी, किस किस रेंज, किस रैंक में है, किस पोजीशन पर है। तो इसे यहाँ पर आपको निकालना है, फाइंड द 70th परसेंटाइल। अब देखो 70th परसेंटाइल निकालना है आपको, तो के 70 दिया हुआ है, हमें उसका इंडेक्स निकालना है, आई इंडेक्स। एन दिया हुआ 29, एन 29 कैसे दिया हुआ है, ये आपको डेटा गिनना पड़ेगा। और यहाँ पे दिया भी है देखो 29 एजेस है ना, तो डेटा टोटल दिया हुआ है। नहीं दिया हो तो गिन लेना कितना है। अब आपको क्या करना है, इंडेक्स निकालना है कि जो 70th परसेंटाइल उसका पोजीशन क्या हो रही है। तो आपने इस फॉर्मूले में डाल दिया कि अपॉन 100 n+1, तो 21 आ गया। तो 21 इज़ एन इंटीजर एंड द डेटा वैल्यू इन द 21st पोजीशन इन ऑर्डर डेटा सेट इज़ 64। द 70th परसेंटाइल आए, तो द 70th परसेंटाइल इज 64 ईयर्स। बात समझो यहाँ पे 21 जो आया है आपका, 21 में देखो क्या आया है, ये आपको गिनना पड़ेगा। यहाँ पे 21 में आपको आ रहा है 64 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हाँ, ये 64 आ रहा है। ओके, तो 64 का मतलब क्या हुआ कि जो 70 मतलब 78 परसेंटाइल है, देखो पोजीशन डेटा की बता रहे हैं। तो 21 इज एन 21 आया ना, तो 21 इज एन इंटीजर and data value in the 21st position in order data set is 64। तो 70th percentile is 64 years। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि परसेंटाइल में 64 ईयर्स, परसेंटाइल में क्या रेंज रख रहा है, 64 ईयर इन परसेंटाइल कि 70th परसेंटाइल है। 64 ईयर्स जो है वो 70th परसेंटाइल है। तो आप समझो पहले समझो ये कि देखो, थोड़ा फील लो आप इसका कि कहना क्या चाह रहा है परसेंटाइल का मतलब। ठीक है, 21 पोजीशन में आई, हमें निकालना है 70th परसेंटाइल कि इस पूरा डेटा में सेवन, जैसे कि आउट ऑफ 100 कोई भी डेटा होता है ना, आउट ऑफ 100 होता है। अब यहाँ पर एज कोई 1 से 100 तो दिया नहीं है कि 1 से दिया हो और 100 तक के दिया हो।
तो डेफिनेटली 70 नंबर 78 परसेंटाइल ही होता अगर डेटा 1 से 100 दिया होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटा तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, समझो हाँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसको परसेंटाइल में लेते हैं, अगर ये डेटा को परसेंटाइल में लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक समझो बात को, हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई ये फिफ्थ जो है ये 50th परसेंटाइल है इसका, है ना, क्योंकि बीच में आउट ऑफ 10 हम रेंज पकड़ रहे हैं ना, 10 में बीचों बीच में 5 है, तो 100 में 100 का मिडिल वैल्यू क्या है, 50 है। तो 5 को हम क्या बोलेंगे, 5 को हम बोलेंगे कि 50th इसका परसेंटाइल है, 6 को बोलेंगे 60th परसेंटाइल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक डेटा लिया 12 तक का, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब अब यहाँ पर 6 की जो पोजीशन है, जो 6 की पोजीशन है, क्या ये 50th परसेंटाइल नहीं है, 50th परसेंटाइल नहीं है ना, क्योंकि 12 का हाफ 6, 100 का आधा 50, तो यहाँ पे 6 को हम बोलेंगे 50th परसेंटाइल में हो रहा है। हाँ, 5 को बोलना फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप उतने उस तरीके से नहीं कर पाओगे कि फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटू 100 करके डिवाइड करके इंटू 100 करना पड़ेगा, 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 करना पड़ेगा और 55 नंबर की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। लेकिन 6 का तो पता ही चल ही रहा है मैं आउट ऑफ 12 के हिसाब से कि 6 जो है ये 50th परसेंटाइल में। तो ठीक इसी तरीके से जो 64 है वो उसका परसेंटाइल वो 70th है, वो 70th 100 के हिसाब से 70 की पोजीशन में है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर देखो, फाइंडिंग द परसेंटाइल ऑफ ए वैल्यू इन ए डेटा सेट, तो यहाँ पे एक और आपको फार्मूला दिया हुआ है परसेंटाइल निकालने का। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इस फार्मूले के हिसाब से देखो आप, x प्लस 0.5 वाई अपॉन एन इंटू 100, ठीक है ना। तो x क्या है, x द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज काउंट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेटा लिस्ट अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द डेटा वैल्यू फॉर विच यू वांट टू फाइंड द परसेंटाइल, परसेंटाइल जिसका निकालना उसकी वैल्यू ना लेकर बाकी की वैल्यू लेना है। वाई द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इक्वल टू द डेटा वैल्यू विच यू वांट टू फाइंड द परसेंटाइल, वाई वो होता है जिसका परसेंटाइल निकालना है, एन इज़ वॉट द टोटल नंबर ऑफ डेटा। सो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो वाई जिसका परसेंटाइल निकालना है, एक्स जो नंबर ऑफ डेटा है सारा, बट परसेंटाइल जिसका निकालना है वो नहीं, एन है नंबर ऑफ डेटा इंटू 100 करना है, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुछ डेटा 29 एजेस का ही दिया हुआ है, टोटल 29 एजेस है और हमें 58 ये इसका क्या निकालना है, परसेंटाइल निकालना है, परसेंटाइल निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो, काउंटिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट देर आर 18 डेटा वैल्यूज लेस दैन 58, हमें 58 का निकालना है। तो 58 तक में कितना डेटा हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप देखोगे 58 को काउंट मत करना, 57 तक 18 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, डोंट टेक 58, ओके। तो एक्स हो जाएगा 18, राइट, एक्स हो गया 18, और वाई जो हो जाएगा 1 हो जाएगा क्योंकि 58 का निकालना है, ठीक है ना। 58 1 डेटा हुआ ना, सिंगल डेटा हुआ, अपॉन एन में 29 हो जाएगा टोटल डेटा, एंड व्हेन यू कैलकुलेट 8, तो 58 की जो पोजीशन बनेगी तो 63.80 है, तो 64 आप राउंडिंग कर सकते हो, 64th परसेंटाइल बनेगी, 58 की पोजीशन क्या बनेगी, 64th परसेंटाइल बनेगी, ठीक है ना। परसेंटाइल का मतलब मैंने अच्छे तरीके से समझाया है ऊपर। So counting from the bottom of the list, there are 3 data values less than 25, तो ठीक है, परसेंटाइल निकाल लेना, मैंने बता दिया आपको। फिर परसेंटाइल, क्वार्टाइल और मीडियन, क्वार्टाइल का मतलब भी मैंने बताया हुआ है।
ये बाकी पढ़ लेना आप। यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। एग्ज़ाम्पल 2.22 में मिनिमम वैल्यू दी, क्वार्टाइल 1 दिया, मीडियन दिया हुआ, Q3 दिया और मैक्सिमम 300 वैल्यू दी गई है। 0 से 300 तक का डेटा है आपका, ठीक है। क्वार्टाइल 1 भी दिया हुआ, मीडियन भी दिया हुआ है, Q3 भी दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पढ़ लेना आप इसे। अगला टॉपिक क्या देखते हैं। हिस्टोग्राम हुआ, बॉक्स प्लॉट है, फिर सेंटर ऑफ डेटा, स्कीवनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। मीन मीडियन मोड का, ओके चलो ठीक है, पहले इतना करो आप, बाकी देखते हैं बाद में।